बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन गो के अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला कर लिया गया है, लेकिन इस फ़ैसले से पहले भी अपोजिशन खौफ का शिकार थी और इस फ़ैसले के बाद भी अपोजिशन अनजाने खौफ का शिकार दिखाई देती है। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन का वो अनजाना खौफ कौन सा है और मुमकिन तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, इस सिलसिले में अपोजिशन की प्लानिंग क्या होगी, हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करने से पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन का। नाज़रीन जहांगीर तरीन ने कोई 3 साल के बाद यानी 15 दिसंबर 2017 के बाद पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले पर लब कुशाई की है और अपनी 3 साल की खामोशी को तोड़ा है। और जो बयान जहांगीर तरीन का सामने आया है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब 3 साल के बाद जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जहांगीर तरीन का ताहयात नाअहली से मुतल्लिक बयान क्या था, पहले वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर इस बयान पर जो मेरा एनालिसिस है कि ये आखिर बयान इस मौके पे क्यों दिया गया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन जहांगीर तरीन की जानिब से लोधरा में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया, जो अल्फाज का चुनाव किया गया उसमें जहांगीर तरीन का यह कहना था कि कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कोई कातिल है, उसे भी किसी अदालत की जानिब से 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की सज़ा दी जाती है, तो वो चोर, डाकू, लुटेरा या कातिल जो है अपनी सज़ा पूरी करने के बाद इलेक्शन लड़ सकता है, पार्लियामान का हिस्सा बन सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे और कातिल पर ताहयात नाअहली की कोई कदगन जो है, कोई तलवार जो है वो अदलिया के फैसले के ज़रिए नहीं लटकाई जाती। जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि मुझे लंदन में घर बनाने पर ताहयात नाअहल किया गया, ताहयात सियासत से उन्हें बाहर कर दिया गया। जहांगीर तरीन का अपने बयान में कहना यह था कि उन्होंने पाकिस्तान में जो पैसा कमाया उस पैसे पर मैंने टैक्स अदा किया और बैंकिंग चैनल के ज़रिए मैंने अपना पैसा जो है वो बरतानिया मुंतकिल किया। तमाम की तमाम मनी ट्रेल मेरे पास मौजूद थी और उस पैसे से मैंने बरतानिया में घर बनाया है, घर ख़रीदा है। इस सिलसिले में मुझसे अगर कोई गलती हुई है, ट्रस्ट डीड मैंने अदालत को नहीं दिखाई या ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक जो मुकम्मल मालूमात ने अदालत के साथ शेयर नहीं की, तो मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो जो इलेक्शन मेरा, जो कामयाबी मेरी इलेक्शन की चैलेंज की गई थी, यानी वो कहते हैं कि मैंने 2014 या 15 में जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन जीता था लोधरा में NA 154 का, तो सिर्फ उसी इलेक्शन की हद तक मुझे नाअहल किया जाता। 2018 के इलेक्शन में मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए थी। जहांगीर तरीन कहते हैं कि मेरी तमाम मल्टी मेरे पास मौजूद थी जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और फिर उन्होंने अपनी अहम बात की। उनका यह कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी किस्म का इस दरख्वास्त के साथ वास्ता नहीं। लेकिन जहांगीर तरीन ने जो उनकी दिल की बात थी अपने बयान में उन्होंने ये कर दी। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ताहयात नाअहली का फ़ैसला उनके खिलाफ सुनाया गया, इस फैसले का कोई तुक नहीं बनता था, इस फैसले की कोई मंतक नहीं बनती थी। नाज़रीन इस मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन भून, उनकी जानिब से ताहयात नाअहली के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस मौके पर जहांगीर तरीन का जो बयान सामने आया है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस बयान के ज़रिए वो अदालत को ये बावर कराना चाहते हैं कि मेरी तो कोई ऐसी गलती नहीं थी, मेरा तो कोई ऐसा जुर्म नहीं था, पैसे मेरा जो था जिससे मैंने बरतानिया में घर ख़रीदा, मैंने टैक्स उस पर अदा किया हुआ था, मनी ट्रेल मौजूद थी, बैंकिंग चैनल के ज़रिए मैंने पैसा भिजवाया था, तो मुझ पर यह ताहयात नाअहली की तलवार क्यों जो है वो लगा दी गई है? मैं क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकता? मैं इलेक्शन लड़के पार्लियामान का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? अगर एक चोर है, एक डाकू है जिसने करोड़ों अरबों रुपए के डाकू डाले हुए हैं, जिसने एक आम लोगों के घरों पर कोई गाड़ी चोरी की रखी है, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए का डाका डाला है, किसी शख्स ने कत्ल कर दिया है, लेकिन वो शख्स जो है वो कत्ल के जुर्म से बरी हो जाता है कि उसके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं थे, प्रोसिक्यूशन ने जो तहकीकात करवाई थी, प्रोसिक्यूशन ने जो मुकदमा बनाया था वो ठोस नहीं था, तो वो शख्स तो बरी होने के बाद, इतने संगीन जुर्म से, कत्ल के मुलज़म से बरी होने के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मेरा तो जुर्म इतना संगीन नहीं था, तो मुझ पर ताहयात नाअहली की तलवार क्यों लटकाई गई है? 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले के ज़रिए, एक फैसले में इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया और दूसरे फैसले में जहांगीर तरीन को जो ट्रस्ट डीड थी जिसमें ये लिखा गया था कि जहांगीर तरीन लाइफ टाइम जो है वो बेनिफिशरी ऑनर होंगे जो लंदन में उन्होंने अपना घर खरीदा है,
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया था। तो जहांगीर तरीन ने ये जो मुद्दा उठाया है, जो बयान उठाया है, इसका मकसद बज़ाहिर नज़र आता है कि जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) की अब तशरीह की जाए और जो इस आर्टिकल के इतलाक़ के ज़रिए छोटे मोटे जुर्म में भी छोटी मोटी जो कदगन होती है, जो गलती होती है, कोताही होती है, लापरवाही होती है, उस पर भी इस आर्टिकल के ज़रिए जो आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ कर दिया जाता है। इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट है कि ताहयात नाअहली होगी, इस फैसले को वापस लिया जाए और इस मामले पर फैसला करना जो है वो पार्लिमान को फैसला करने दिया जाए। तो बज़ाहिर इसकी मंतक जो बयान जहांगीर तरीन ने दिया है ये नज़र आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपोजिशन की जानिब से एक फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, और जैसे मैंने अपने इब्तदाई में बताया कि फ़ैसला करने से पहले भी अपोजिशन खौफज़दा थी और फैसले के बाद भी अपोजिशन जो है वो खौफ का शिकार दिखाई देती है। इस मामले पर जो डिटेल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले मैंने अपना 2 रोज़ पहले एक ट्वीट किया था, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये ट्वीट मैंने सदीक जान के एक ट्वीट को कोट करके किया था, और ये मैं इस क्यों बताना चाहता हूँ, इसका मकसद क्या है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, मेरा ट्वीट ये था कि सदीक मेरी जान ऐसे दावे ना करो, सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। परवेज़ इलाही पंजाब के डाकू से स्पीकर पंजाब असम्बली बन गया, जिसको चपड़ासी रखने से इनकार किया गया। वो वज़ीर दाखिला है जिसने खान पर बनी गाला पर गैर कानूनी कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम लगाया, बनी गाला की पहाड़ी पर गैर कानूनी कब्ज़े का इल्ज़ाम लगाया। वो आजकल मुशीर पार्लिमानी अमूर है। बिल्कुल इसी तरह से कल जो पेट फाड़ने की बात करते थे, आज वो बात ज़ोराने तक जा पहुंची। तो ये मेरा बात करने का मकसद, ट्वीट करने का मकसद ना इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया, ना अपना सदीक जान के ख़िलाफ़ था, ना किसी भी सियासी जमात या उनके लीडर के ख़िलाफ़ था। मैं कहना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। आप इमरान खान साहब के स्टेटमेंट निकाल के देखें, वो परवेज़ इलाही से मुतल्लिक़ क्या कहते थे, वो शेख रशीद से मुतल्लिक़ क्या कहते थे, वो बाबर अवान से मुतल्लिक़ क्या कहते थे। लेकिन चूँकि सियासत में जब आपने एक ऐसे आप नहज पे पहुँच जाते हैं, एक ऐसे दोराहे पर होते हैं, तो जब आपने हुकूमत बनाना होती है तो आपने दुश्मनों को भी अपने गले लगा लेते हैं, आप दुश्मनों को भी साथ मिला लेते हैं, क्योंकि वो सियासी बयानात होते हैं जो आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ देते हैं। MQM के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब यहाँ तक गए कि बरतानिया में मुकदमा करने के लिए भी गए। MQM को कातिल कहा गया, MQM को दहशतगर्द कहा गया, लेकिन आज MQM हुकूमत की इत्तेहादी है। इसी तरह से शहबाज शरीफ जो है वो बयान देते रहे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जरदारी के ख़िलाफ़, कि आपका पेट फाड़ेंगे, लेकिन आज चूँकि वो इमरान खान को हटाना चाहते हैं, मकसद दोनों का एक है कि इमरान खान को हटाना है, तो आज वो तमाम इख्तलाफात भुला के कहते हैं कि आवाम के लिए जो महंगाई हुकूमत ने आवाम के ऊपर लाद दी है, जो महंगाई का एक तूफ़ान ला के आवाम के ऊपर खड़ा कर दिया गया है, उस मकसद के लिए आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ कहते हैं कि हम इस मकसद के लिए अपने तमाम इख्तलाफात को भुला के एक साथ हैं। तो मकसद यही था कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि खौफ का शिकार अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला करने से पहले क्यों थी और अब भी खौफज़दा क्यों दिखाई देती है। नाज़रीन, ये जो फ़ैसला अभी तक सामने आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ लाई जाएगी। नून लीग की जानिब से बार बार ये दावा किया गया कि हमारे साथ हुकूमत के 20 से 25 अरकान मौजूद हैं, लेकिन अगर फौरी तौर पर यह फ़ैसला किया जाता कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, तो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ आई तो आर्टिकल 226 बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 226 में ये लिखा गया है कि तमाम इलेक्शन या तहरीक अदम एतमाद जो है वो आर्टिकल 226 के तहत, चाहे वो इमरान खान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो, चाहे वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो, वो ओपन बैलेट के ज़रिए होगी। और इसी तरह से आर्टिकल एक और भी है जो कि बजट इलेक्शन से मुतल्लिक़ है, एक और आर्टिकल भी है जिसमें ये लिखा गया है कि अगर आपने जो बजट की क्लॉज़ है, बजट पास कराना है, तो वो भी ओपन होता है, उसमें भी डिफेक्शन क्लॉज़ का इतलाक़ हो जाता है। तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो, तो वो भी ओपन होती है, वो सीक्रेट नहीं होती। तो वो जो 20 से 25 अरकान हैं, अपोजिशन को खौफ था कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ बराह रास्त लेकर आए तो वो 20 से 25 अरकान जो हमारा साथ देना चाहते हैं वो ओपन सामने आके इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए मुमकिन तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि तहरीक जो अदम एतमाद है वो सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ लाई जाए, क्योंकि उसमें सीक्रेट बैलेटिंग होती है। जब सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ भी नहीं होगा और ये पता भी नहीं चलेगा कि किस रुकन ने किस उम्मीदवार के ख़िलाफ़ या किस शख्स के ख़िलाफ़ वोट दिया है। आया कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया गया है या हुकूमत के स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ वोट दिया गया है।
تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان 20-25 ارکان جو بار بار نون لیگ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ٹچ ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو وہ بھی ہے سمجھتی ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف ووٹ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اپوزیشن یہ بھی سمجھتی ہے تو پھر عمران خان کو چونکہ ایوان کا جو اعتماد ہوگا وہ حاصل نہیں رہے گا، تو پھر اسی طرح سے عمران خان کو جس طرح سے گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ کا جو سینٹ کے الیکشن میں مقابلہ ہوا تھا، جہاں گیلانی کامیاب ہوئے تھے، حفیظ شیخ ہار گئے تھے، اس کے بعد عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جب عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا تو ہمیں تحریک عدم اعتماد کے بغیر ہی عمران خان کو امتحان میں ڈال دیں گے، اور پھر عمران خان کے لیے وہ مرحلہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا کامیاب نہیں ہوگا، اور پھر ہم ان لوگوں کو کنونس کریں گے جو اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ اب عمران خان کے خلاف آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، آپ کا امتحان ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دیں کہ ابھی جو چیزیں سیاسی ہلچل چل رہی ہے اس کے بعد جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ زرداری کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد فوری طور پر نون لیگ نے جو مرکزی مجلس عاملہ ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، 11 فروری کو پی ڈی ایم کا بھی سربراہی مرکزی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی کل شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ایم کیو ایم کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اسی طرح سے لاہور میں زرداری کی چودھری برادران کے ساتھ بھی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، اور آج جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے جسے باپ کہتے ہیں، انہوں نے حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مرکز میں حکومت کی سب سے بڑی اتحادی ہیں، لیکن ہمیں وزارتوں میں وہ حصہ نہیں دیا جتنی ہم حکومت کی سپورٹ کر چکے ہیں۔ ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو حکومت میں شیئر ہے وہ صرف ایک وزیر کا ہے، اور جو فروغ نسیم کو وزارت ملی ہے وہ حکومت نے خود سے وزیر قانون فروغ نسیم کو بنایا ہے۔ آئینی طور پہ کوئی موو آتی ہے ایم کیو ایم کا، عامر خان کا، ان کے جو رہنما ہے، واضح طور پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ آئینی راستہ اگر اختیار کیا جاتا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی آج کل سیاسی ہلچل چل رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سینٹرل مرکزی مجلس عاملہ کا جو نون لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے کیا فیصلہ برآمد ہوتا ہے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن حکمت عملی سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے اسپیکر کے خلاف، تو غالب امکان ہے کہ اسپیکر کے خلاف ہی یہ تحریک عدم اعتماد ہوگی، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لیڈنگ رول ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا کہ وہ کاف لیگ کے ساتھ رابطہ کرے، اور وہی پاکستان پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کے ساتھ رابطہ کرے، اور آلریڈی جو مخدوم احمد محمود ہیں جو کہ جہانگیر ترین کے رشتہ دار ہیں وہ پہلے سے ہی جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں، اور کل جہانگیر ترین نے یہ بیان بھی دے دیا ہے کہ میرا جہاز کہاں پہ لینڈ کرے گا اس سلسلے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ تو کافی زیادہ سیاسی ہلچل ہے۔ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلے 3 مہینوں کا بیان دیا تھا، باقی 2 مہینے رہ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی ہلچل کا جو اونٹ ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔